हेलो डियर, वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर नंबर 18 इन द कोर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस लेक्चर के अंदर हम करने क्या वाले हैं, हम होमवर्क प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। जो होमवर्क प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दिया था। तो ये डिस्कशन को जो है स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर और देखते हैं कि कौन कौन से जो है नए सवाल हमारे सामने सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके फाइनली जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम जो हमारा था वो लैंग्वेज पार्ट को लिखना है। और वो लैंग्वेज हम बहुत लिख लिख के बोर हो चुके हैं। और हम लैंग्वेज क्या लिखते हैं कि जो भी हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं अपने एकदम कॉपी के ऊपर। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कौन सा है देख के बोलिए हमारे साथ। बिल्कुल सही, √3x² प्लस 11x प्लस का 6√3 = 0। इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या थे कि सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ x² चेक करते थे। अगर आप गौर से देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x² आपको जो है √3 दिख जाएगा। फिर हम कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है हमारा वो है हमारा 6√3। फिर क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके फैक्टर्स निकालते हैं और फैक्टर्स की हेल्प से दो नंबर जनरेट करते हैं जिनकी हेल्प से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। तो अगर हम 6√3 और √3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये जो √3 इंटू √3 है बन जाएगा 6, सॉरी √3 इंटू √3 है बन जाएगा 3। और ये जो पहले से पढ़ा हुआ 6 फैक्टर है वो 3 से मल्टीप्लाई होने पे कितना बन जाएगा 18। तो अब क्या करेंगे, जो नंबर हमें मिला दैट इज 18 इन दिस केस, उसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 के साथ। तो 18 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो बचेगा हमारे पास 9। फिर अगर 2 से डिवाइड करने जाओगे तो लगेगा नहीं, फिर हम 3 से इसका कर लेते हैं। तो फाइनली अगर आप गौर से देखेंगे तो 18 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है कि 11x जो कि हमारा मिडिल टर्म है उसको हमें ब्रेक करना है दो पार्ट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक नंबर को हम 2 बोल दें और दूसरा नंबर जो है वो 3 इंटू 3 करने पे 9 आ जाएगा। तो एक को 2 बोल दे, दूसरे को 9 बोल दे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि पहले 2 और 3 की हेल्प से हम 6 जनरेट कर लें और एक दूसरा जो फैक्टर है वो 3 रख दें। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा जो केस है वो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस गिवन सिचुएशन में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में मदद करेगा। तो हम एक पॉसिबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं 2 और 9 का और एक पॉसिबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं 6 और 3 का। अगर हम 2 और 9 की बात करें तो 2 और 9 की हेल्प से क्या हम 11 जनरेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम 2 और 9 का सम लें तो हमारा जो सम है वो 11 के बराबर आता है। तो हम 11x को इजिली 2x प्लस 9x ले सकते हैं। क्या हम 6 और 3 की हेल्प से 11 को जनरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 6 और 3 का सम जो है हमारे पास 9 आएगा और डिफरेंस 3 का आएगा। तो ना तो हमें 9 को ब्रेक करना है ना ही हमें 3 को ब्रेक करना है। So in that situation 2 and 9 are those two numbers which we are looking for in this particular case rather than 6 और 3। तो आइए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 11x है उसको बेसिकली हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट के अंदर। और दो पार्ट के अंदर ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 9x। कुछ नहीं है, 11x को हम 2x प्लस 9x लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं सब। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब दो दो टर्म्स कर करके हम उसके बीच में कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या निकल कर आएगा कॉमन फैक्टर। अगर गौर से देखेंगे पहले दो नंबर्स के बीच में, पहले दो टर्म्स के बीच में, तो एक तो √3 है, इधर 2 है। क्या दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं। x² और x में कुछ कॉमन होता है क्या? बिल्कुल। x² और x में हम अगर कॉमन की बात करें तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, अगर x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, √3 तो रहेगा ही रहेगा पहले टर्म में। x² में से एक x निकाल लिया तो बचेगा केवल x, और दूसरे वाला टर्म में केवल था 2x, अगर x निकाल लोगे तो बचेगा केवल 2। अब ये जो लास्ट के दो टर्म्स है इनके बीच की बात करते हैं। क्या 9 में से और 6√3 में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? तो गौर से देखिएगा, एक नंबर है 9 और एक है 6√3। 9 को हम लिख सकते हैं क्या? तो सबसे पहले इतना दिख गया कि 9 और 6 में 3 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं। तो 9 को हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 3 इंटू 3, और 6√3 को भी लिखते हैं अच्छे तरीके से 2 इंटू 3 इंटू √3। अगर गौर से देखोगे तो इन दोनों नंबर्स में 3 कॉमन है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो 3 सेकंड वाला है इसको हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो 9 को हम बेसिकली लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू √3। तो अगर 6√3 और 9 में कॉमन की बात करें तो 3 तो कॉमन आ ही रहा है, साथ ही साथ आपको √3 भी कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है सब। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3√3 कॉमन निकाल लेंगे। पहले टर्म में x है, दूसरे में x नहीं है, तो ऑफकोर्स कॉमन बात तो है नहीं x वाली सच। तो अगर 9 में से 3√3 निकाल लिया
तो क्या बचा, केवल बचा √3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे √3x, क्योंकि यहाँ पे x को हमने कॉमन नहीं निकाला साहब, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया, 6√3 में से 3√3 कॉमन निकाल लिया, तो ये था हमारा 6√3, इसमें से 3√3 कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, केवल बचा केवल 2, तो √3x + 2 बचेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो दो टर्म्स हमारे पास बने इनमें से एक कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा होगा, दैट इज √3x + 2, तो जैसे ही हम दोनों में से √3x + 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा साहब, पहले वाले में बचेगा x, दूसरे में बचेगा 3√3, तो हम लिख देंगे x प्लस का 3√3 = 0। और अब फिर से वही पुरानी बातें कि अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि पक्का कोई ना कोई एक फैक्टर एक टाइम पे 0 जरूर रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब कोई ना कोई एक नंबर 0 जरूर रहा हो। तो हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि या तो पहला फैक्टर 0 हो जाए, दैट इज √3x + 2 = 0, और द सेकंड फैक्टर कुड बी 0, दैट इज x + 3√3 = 0, राइट। अब क्या करेंगे, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं जो कि हमारा रूट होगा, तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम +2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का 2, और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो √3 लेफ्ट हैंड साइड में जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाने पर डिवीजन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। ये तो पहला फैक्टर आ गया, वहां से रिजल्ट हम x की वैल्यू ये मिल गई। दूसरे में अगर गौर से देखेंगे तो ये 3√3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -3√3। तो बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज ऑफ x निकल करके आ गए, -2/√3 एंड -3√3। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं कौन कौन से हैं, hence x = -2/√3 एंड -3√3, ये क्या है हमारे, ये हमारे रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आई होप अब ये सारे लैंग्वेजेस आपको जो है ऑलमोस्ट याद हो गए होंगे कैसे पेपर के अंदर लिखना है इसको। तो आई होप हम मूव कर सकते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, फिर से वही कि आपको गिवन इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज पार्ट को जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज हम लोग क्या लिखते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अच्छे तरीके से लिख ले, ताकि हमें क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चन को पढ़ने में कोई गलती जो है ना हो। सो 3√7x² है, रख दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन रख दिया, प्लस का 4x था, प्लस का 4x लिख दिया, माइनस का √7 = 0 है साहब। आप क्या करेंगे, सबसे पहला कांस्टेंट टर्म को पहचानना और कोफिशिएंट ऑफ x² को पहचानना। कोफिशिएंट ऑफ x² की अगर हम बात करें, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं a से, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये 3√7 है, और वहीं अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें दैट इज माइनस का √7। थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को हम खा जाते हैं और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 3√7 और √7 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, √7 × √7 बन जाएगा 7, 7 × 3 हो जाएगा 21। तो बेसिकली हमें 21 के फैक्टर्स करने होंगे और उसकी हेल्प से मिडिल टर्म जो कि इस केस में 4x है उसको स्प्लिट करना होगा। तो 21 की अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो ये 3 टाइम्स 7 जाता है ना, 3 7 21 होता है, तो 3 × 7 हो जाएगा भाई साहब। तो अगर आप 21 की बात करें तो ये 3 × 7 हो जाएगा। क्या और फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 7 क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जब खुद ही प्राइम नंबर्स हो गए तो उसके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते नहीं है सब, है कि नहीं। तो इसके बाद तो कोई फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें सोचना है कि दो ही तो फैक्टर्स हैं, 3 और 7, तो क्या हम 3 और 7 की हेल्प से 4 को जनरेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 7 का जो डिफरेंस है वो 4 का आ रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस 4 का है, मतलब एक अगर प्लस साइन के साथ होगा तो दूसरा आपका माइनस साइन के साथ होना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंस बोलेंगे ना साहब। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर लोगे तभी तो डिफरेंस निकालोगे ना। अच्छा, तो अगर प्लस का 4x चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप +7x रखेंगे या -3x करेंगे, या फिर -7x रखेंगे प्लस का 3x करेंगे, क्योंकि एक को पॉजिटिव रखना है, एक को निगेटिव रखना है। या तो आप 7x को पॉजिटिव रखो, या तो 3x को निगेटिव रखोगे, या फिर 7x को निगेटिव रखोगे, या फिर 3x को पॉजिटिव रखोगे। तो अगर प्लस का 7x माइनस का 3x करोगे तो यहाँ से आएगा प्लस का 4x, और अगर माइनस का 7x प्लस का 3x करोगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 4x। तो आपको चूंकि प्लस का 4x को ब्रेक करना है तो हम उसको लिखेंगे 7x - 3x। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमने फैक्टर को जो है उसको हेल्प से हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लिया है, और उसको हम लिख सकते हैं +7x माइनस का कुछ नहीं किया, 4x को ब्रेक किया है, 7x - 3x लिखा है, कुछ नहीं।
माइनस का √7 है, √7 रहने दिया, राइट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेने की बारी। पहले दो टर्म्स में अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो x² और x में x तो कॉमन आ जाएगा, 3√7 और 7 में, तो 7 तो आपको पता है 7 होता क्या है, 7 को हम ले सकते हैं √7 इंटू √7। तो बेसिकली इन दोनों टर्म्स के अंदर √7 तो कॉमन दिख रहा है, तो √7 भी कॉमन दिख रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लेते हैं। तो √7x अगर पहले टर्म से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, एक तो बचेगा 3 और x² में से x कॉमन निकाल लिया तो वहां से बच जाएगा x, ये जगह 3x, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहने दिया। अगर 7 में से √7 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, √7, x तो निकाल लिया तो बचेगा केवल √7। ये जो लास्ट के जो दो टर्म्स हैं इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा हमारा 3x प्लस का √7 और राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है 0। अगर हम इन दोनों टर्म्स के अंदर गौर से देखें तो एक फैक्टर हमें कॉमन दिख रहा है, वो कौन सा कॉमन फैक्टर है, वो है हमारा 3x प्लस √7। तो अगर हम 3x प्लस √7 इन दोनों के अंदर से कॉमन निकाल लें तो हमारा क्या बचेगा, तो पहले टर्म के अंदर बचेगा रूट का 7x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। और फिर से अब पुरानी बात है कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला वाला फैक्टर दैट इज 3x प्लस √7 इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर दूसरा फैक्टर √7x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने जाएं तो पहले तो हम प्लस √7 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का √7। जो दूसरा टर्म है उसमें से अगर हम -1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√7/3, क्योंकि जब हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम x की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 1/√7। तो x की दो वैल्यूज आ गई हैं, -√7/3 और 1/√7। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल टू -√7/3 and x is equal to 1/√7. These are two roots of given equation. इसका मतलब ये है कि अगर हम इन वैल्यूज को रखें इक्वेशन के अंदर तो LHS is equal to RHS हमारा आ जाएगा। So that's all for this particular video। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर और उसके अंदर हम फर्दर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। कुछ होमवर्क प्रॉब्लम आप ले जाएं अपने साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर L जो कि CBSE के पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एंड द क्वेश्चन नंबर M जो कि वंस अगेन CBSE ने अपने प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा है। तो जो दोनों क्वेश्चन है दैट इज वन इज L एंड वन इज M, ये आपका होमवर्क रहेगा जिसको आपको करना है नेक्स्ट लेक्चर के, है ना, आने से पहले, मतलब विद इन 2 to 3 डेज आप इन दोनों सवालों को कर लीजिए। That's all for this particular video। See you all in the next one। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम अगर पूछना भी है तो उसको भी जो है आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर और पढ़ाई करते रहें, और बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं सर, थोड़ा ठीक से पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू डियर।